हेलो गाइस, आपका मेरे इस चैनल प्रियंका एबी पर आपका स्वागत है, जहां पर हम अपने सारे लॉ और एचआर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड लेबर एक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर होते कौन है, इन पे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चाइल्ड लेबर बन जाने के बाद सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और मॉरलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चाइल्ड लेबर वो होते हैं जो 14 ईयर्स से कम एज वाले बच्चे होते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं एज ए लेबर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, उनके मेंटली ठीक से नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाते, फिजिकली भी वो ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं, सोशली वो ठीक से नहीं कर पाते उनको, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है, स्कूलिंग भी नहीं हो पाती है, उनको कुछ पूरी कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती है। ये सारे क्या होते हैं? चाइल्ड लेबर। जिससे इम्पैक्ट किसको पड़ता है? सोसाइटी को भी पड़ता है कि आज का यूथ अगर ख़राब होगा तो सोसाइटी आगे आने वाली भी अच्छी नहीं होगी। प्लस बच्चों पे तो असर पड़ ही रहा है। दूसरा हम पॉइंट कर लेते हैं अपना, हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले चाइल्ड लेबर की, कि भाई चाइल्ड लेबर जो है एक्ट जो है वो आया कहाँ से और सबसे पहले किसने सजेस्ट किया। तो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो सबसे पहले आया इंग्लैंड में 1802 में आया है। 1802 में आया है, जिसका नाम था हेल्थ एंड मॉरल ऑफ एप्रिटाइंस एक्ट 1802। इस एक्ट में क्या हुआ था, पर्टिकुलर ये चाइल्ड्स के ऊपर तो नहीं था, लेकिन कुछ इसमें लाइंस या कुछ कह सकते हो कुछ पॉइंट्स इसमें या कुछ रूल्स इसमें चाइल्ड के लिए डाले गए थे। वो रूल्स क्या थे? सबसे पहले रूल था कि मैक्सिमम 9 आवर्स तक तुम काम करा सकते हो। अगर तुम 9 आवर्स से ज़्यादा कार्य कराना चाहते हो तो बच्चों को तुम्हें ब्रेकफास्ट के साथ साथ फूड्स भी देना होगा, तब तुम। और मैक्सिमम ज़्यादा काम से मतलब ये नहीं कि पूरी रात तुम करा रहे हो, उसमें भी ज़्यादा क्या रहेगा, 12 घंटे रहेंगे। इंडिया में ये कब आया? सबसे पहले पर्टिकुलर एक्ट नहीं आया, लेकिन इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 8081 के अंदर कुछ रूल्स या कुछ तरह की पॉलिसी आई जो चाइल्ड्स पे अप्लाई होती थी, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को माननी पड़ती थी। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 8081 के अंदर, जिसमें क्या था कि मिनिमम 7 ईयर्स की एज वाला बच्चा ही चाइल्ड लेबर के अंदर इंक्लूड होगा, और वो वर्किंग आवर्स भी उसके 9 आवर्स रहते थे, इससे ज़्यादा तुम कार्य नहीं करा सकते हो। दूसरा आ गया, कुछ एक्ट ऐसे थे इंडिया के अंदर जो चाइल्ड लेबर की तरह कार्य करते थे। कुछ एक्ट ऐसे भी थे जैसे कि चिल्ड्रन प्लेसिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। उसके बाद कौन सा आया पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए? चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि फोर्स में 1986 में ही आया है, लेकिन 23 दिसंबर को। इसमें अब याद करने वाला पॉइंट क्या है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो आया था 1986 में, इससे पहले कोई ऐसे भी एक्ट थे जो कि चाइल्ड से रिलेटेड थे और उन पे लागू होते थे? तो हाँ, उसका आंसर होगा, और उसमें ऑप्शन में भी और दे रखा होगा, तो ये दोनों सही होगा। कौन सा था? चाइल्ड प्लेसिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933 और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ये दोनों एक्ट थे। दूसरा एग्जाम में एक और पूछा जा सकता है, एक पूछ सकता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया, इसका मंथ और डेट पूछ सकता है। 23 दिसंबर 1986 को काफ़ी सारे दे सकता है कि 21 में आया था दिसंबर में, या 24 दिसंबर में आया था, कंफ्यूजिंग कर सकता है, तो इसको भी याद रखना है। दूसरा आ जाता है कि कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कन्वेंशन थी जो कि चाइल्ड लेबर एक्ट पर्टिकुलर बनाने में हर कंट्री में या हमारी कंट्री में भी स्पेशली काफ़ी बड़ा हाथ था। इंटरनेशनल में थी आईएलओ, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। कि वो पूरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर से बेनिफिट से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह हैं वो हर एक कंट्री पे बताता है और बोलता है कि तुम इनको इम्प्लीमेंट करो अपने अपने लॉ में। जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो फाउंडेड हुए थे 1919 में, और प्रेजेंट में इसके हेड हैं गाय राइडर। इसके पेरेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इसका ये जो आईएलओ है वो एक डे सेलिब्रेट करता है जिसको बोलते हैं
नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट डे है ये काफ़ी। एंड चाइल्ड लेबर डे, मतलब बच्चों की लेबर, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना। तो कब सेलिब्रेट हुआ था? सबसे पहले जो सेलिब्रेट किया था वो किया था 12 जून 2002 में। उसके बाद ये 12 जून को डेली का डेली सेलिब्रेट किया जाता है। डेली का डेली मतलब हर ईयर ये सेलिब्रेट होता है 12 जून को। इसके बाद आया था कुछ प्रोविजंस आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी ये भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी। कमीशन एंड कॉन्फ्रेंस को भी अडॉप्ट किया गया था टाइम टू टाइम, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी। सबसे पहले हमने जो एक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था चिल्ड्रन प्लेसिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। अब इसको पढ़ना है कि इस एक्ट के अंदर होता क्या था। इस एक्ट के अंदर क्या होता था, सपोज पेरेंट्स है, तो पहले जो है 1933 से इतनी इंडिया के हालात अच्छे नहीं थे, उसमें क्या करते थे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एज ए गिरवी के तौर पे रख देते थे। अब गिरवी कैसे रखना है मैं समझाती हूँ। सपोज कोई पेरेंट्स हैं, उसने किसी एम्प्लॉयर से, किसी मालिक से कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे बहुत अर्जेंसी है। तो एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो पहले की पब्लिक के पास इतना गोल्ड और ये सारी जमीन जायदाद नहीं इतनी होती थी। तो वो कहते थे कि अच्छा हम, तुम हमें 10,000 रुपये दो, हम एक प्लेस साइन करके दे देंगे कि हमारा जो पुत्र है या पुत्री है वो जब तक आपके पास रहेंगे, जब तक ये 10,000 रुपये आपके चूक ना जाए, और वो आपका सारा काम करेंगे जैसा आप बोलोगे। तो उसको बोलते थे प्लेसिंग ऑफ लेबर। तो प्लेसिंग ऑफ लेबर एक्ट को रोकने के लिए 1933 में ये एक्ट बनाया गया कि भाई इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट किसी भी एम्प्लॉयर और पेरेंट्स के बीच नहीं होगा, ये कतई गलत है और इसे आप आगे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर करोगे तो दोनों पे पेनल्टीज लगेगी, क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी एग्री होता है और एम्प्लॉयर भी एग्री होता है। आप जैसे मैंने एक फोटो लगा रखी है यहाँ पे एक बेबी लड़की की, जिसके एक एज्यूम कर लो कि माँ है, पैसे लेके चली गई और बोल गई मालकिन से इसको रख लो, जब तक पैसे पूरे ना हो जाए तब तक ये आपके घर का काम करेगी। अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है? पहली बात, इसकी स्कूलिंग भी खराब हो रही है, स्कूल जाने नहीं सकती, ऐसे काम में फंसी हुई है बच्ची जिसमें इसका चाइल्डहुड भी खराब हो रहा है। इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि एक एज है 15 साल से नीचे तक को ज़्यादा वो करते थे, क्योंकि 15 साल से नीचे वाले जो बच्चे जो होते थे उनको खुद की समझ ना होती थी, और वो वही काम करते थे जो सामने वाला कहता है। उनको ज़्यादातर मोस्टली पेरेंट्स दे जाते थे, और वो ये भी सोचते थे कि ठीक है ये अच्छा रहेगा, काम करेगा, खाएगा तो सही, कम से कम मेरे पास भूखा तो नहीं रहेगा। दूसरा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। ये लास्ट एक्ट था, इसके अंदर भी काफ़ी सही एक्ट था, लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जो इसके अंदर कवर नहीं होते थे, जैसे कुछ वर्कशॉप थी, ठीक है, कुछ ऐसे रूल भी थे जो अप्लाई नहीं होते थे। क्या होता था, फैक्ट्रीज में बच्चों पे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ की होती थी, मार पिटाई होती थी, उसको कंट्रोल नहीं होता है, उसका उसके ऊपर भी कोई लॉ नहीं था। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे रिप्लेस कर दिया गया? चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब कुछ कन्वेंशंस भी थे, जैसे आईयूएल ने कन्वेंशंस बनाया C-138 में, उसे मिनिमम एज क्राइटेरिया को सजेस्ट किया, 1933 में ये दिया गया, और 13 जून 2012 से ये अप्लाई किया गया। फिर इसके बाद प्रोविजन भी बने कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 124 में बोला गया है कि भाई 14 साल से जो नीचे बच्चा होगा वो कहीं पे भी काम नहीं करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट भी है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन्होंने उनके भी कुछ आर्टिकल्स में कुछ डिवीज़न दे रखे हैं कि इस तरह के कार्य होना चाहिए कि जस्टिफाई फॉर हेल्थ होना चाहिए, कोई अब्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फ्री डिग्निटी होनी चाहिए। 45 में बोला गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए। आर्टिकल 41 में बोले थे राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंट होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 1974 में आई थी, जिसमें बोला गया था कि 14 साल से जो नीचे बच्चा है वो कोई भी हैवी वर्क नहीं करेगा। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था गुरु पड़ा स्वामी कमेटी। ये कमेटी किस लिए बनाई गई? पहली बात, ये बनाई किसने थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? ये बनाई गई थी कि जब इससे पहले एक एक्ट था 1938 में, जिसको रिप्लेस कर दिया था बाद में, और रिप्लेस करके क्या बना दिया गया था, 1986 के एक्ट में वो कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस कमेटी को बनाया गया और बोला गया कि तुम इस एक्ट को रियलाइज करो, प्लस इंडिया की सिचुएशन को रियलाइज करो और हमें सजेस्ट करो, बताओ कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिससे कि चाइल्ड लेबर ख़त्म हो, प्लस एक अच्छा एनवायरनमेंट बने लेबर्स के लिए, एक
ऑर्गेनाइजेशन में। और चाइल्ड भी, चाइल्ड मीन्स अडोलसेंट, चाइल्ड नहीं अडोलसेंट, अगर अडोलसेंट भी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए भी एक सही वर्किंग आवर्स हो, नेचर ऑफ वर्क हो, जिससे कि वो काम इजीली कर सके और उसकी हेल्थ, मेंटल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम किसी चीज़ को हार्म ना पहुंचे। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1979 में। और क्या क्या रिकमेंडेशन दिए कि पहला दिया कि भाई मिनिमम एज फिक्स करो कि इस एज से नीचे बच्चा ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। फिर दूसरा बोला गया कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी, कि एक चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी का स्टेबलाइज करो जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कार्य ही करे। एजुकेशन पॉलिसी बनाओ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और वो हर कोई उस एजुकेशन पॉलिसी को अडेप्ट कर सके। दूसरी बात, सेंट्रल लेवल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाओ जो कि 1981 में बनाया था, और जिसमें लेबर मिनिस्टर एज ए एक्स ऑफिको चेयरमैन होता है उसका। फिर आता है, फिर हम पढ़ते हैं चाइल्ड लेवल एंड एडोलसेंट लेवल प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको क्या हुआ कि ये 1986 जो एक्ट है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, जैसे मैंने पहले बताया कौन कौन से, पहला चाइल्ड, फिर एडोलसेंट। चाइल्ड जो जिसने 14 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की हो, एडोलसेंट जिसने 14 कंप्लीट कर ली हो लेकिन 18 को भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, इसको चिल्ड्रंस को रोकना था ऑक्यूपेशन में जाने से, और एडोलसेंट को रोकना था हज़ार्ड कंपनीज में जाने पे या हज़ार्ड ऑक्यूपेशंस में जाने के लिए। और इसको ऊपर के क्या थे, इसके ऑल ओवर इंडिया थे, लेकिन एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूडिंग, जो आते हैं अंडर सेक्शन 67 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। वो क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, कि पहले बोल रखा है चाइल्ड क्या है, जो एक्सप्लेन कर दिया है कि जिसकी एज 14 से कम हो वो क्या कहलाती है, चाइल्ड कहलाती है। एडोलसेंट को है जो कंप्लीट कर ली जिसने 14 और 18 उसके कंप्लीट ना हो। स्टेबलाइजमेंट क्या होती है, शॉप्स हो गई, कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट हो गई, वर्कशॉप हो गई, फार्म्स हो गई, रेसिडेंस होटल हो गए, जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 4 के अंदर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्टेबलाइजमेंट कहलाते हैं। फैमिली क्या होते हैं, ऑल ब्लड रिलेशन। ऑल ब्लड रिलेशन से मतलब जैसे फैमिली में हो गई, फादर हो गई, मदर हो गए, फैमिली मेम्बर्स ये सारे हो गए। इसकी फिर मम्मी के सॉरी मतलब फादर हो गए, माँ हो गई इनकी, फादर के भी माँ और बापू हो गए, भाई हो गया, बहन हो गई, ये सारे फैमिली रिलेशन है। इसके रिलेटेड कोई वर्क है तो वो फैमिली, वो सब ब्लड रिलेशन जिनसे हमारा ब्लड के रिलेशन सारे क्या कहलाते हैं, फैमिली कहलाते हैं। फिर आगे वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या हो रही है, वेयर एनी इंडस्ट्री प्रोसेस इज कैरिड, जहाँ कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेस कैरीज हो रही हो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रीमाइजेज टू विच द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 अप्लाई। जहाँ पे प्रोविजन हो रहा हो 1948 में अप्लाई हो रहा हो वो सारी वर्कशॉप यहाँ पे नहीं आएंगी। जैसे अब जैसे मैंने एक एक्ट अभी बताया था 67 फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, तो ये वाली जो वर्कशॉप होंगी जो 67 के अंदर आती होंगी वो वर्कशॉप इसके चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आएंगी, बल्कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो सारा सब कुछ वर्कशॉप के अंदर आएगा। अब इसको राइट किसको होता है, कौन इसमें अथॉरिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। लास्ट वीडियो में मैंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स बनाने की और रूल्स ख़त्म करने की। इसमें कौन कौन सी होती हैं, दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे हो गया, माइन हो गया, ऑलफाइड हो गया, मेजर पोर्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अदर्स की एक्टिविटी देखती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास एम्पावर होती है टू एड द ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोसीड टू इट्स लिस्ट विद इन 3 मंथ नोटिस। वो 3 दिन का उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी ऑक्यूपेशंस को, किसी भी ऑक्यूपेशन को इसमें ऐड कर सकता है, लेकिन 3 मंथ के नोटिस के साथ। पहले से 3 मंथ का नोटिस देना फिर आ जाती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी बनाई, जो किस लिए बनाई गई, वो एक सजेशन देने के लिए बनाई गई। और क्या सजेशन देती है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सजेशन देती है कौन सा ऑक्यूपेशन है जो इस लिस्ट में आना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन नहीं आना चाहिए। इसके अंदर कितना मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर टोटल होते हैं 11 मेंबर्स हमारे।
11 मेंबर्स होते हैं। 11 मेंबर्स में कौन होता है? एक चेयरमैन होते हैं और 10 से कम जो मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें टोटल, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करती है या खुद का कार्य अपने प्रोसेस पर करती है। अगर इसको ज़रूरत लगती है, कोई मैटर है और उससे रिलेटेड किसी कमेटी को अपॉइंट करना है तो ये कर भी सकती है, सब कमेटीज़ को भी ये अपॉइंट करती है। उसके बाद जैसे आ गया द एक्ट एम्स टू रेगुलेट और प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज़। एक्ट का एम खाली यही है कि रेगुलेट होना, और जहाँ पे प्रोविज़न है वहाँ पे प्रोहिबिट होना। परमिशन ऑफ द चाइल्ड टू वर्क, परमिशन कौन-कौन सी जगह पे होती है चाइल्ड को? जहाँ फैमिली बिज़नेस हो और आरटीज़ जो 67 के अंदर बोला था मैंने अभी, वो 67 कौन-सी सेक्शन हो गए? जैसे आर्टिस्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स और सर्कस हो गई, सारे हो गए। अब परमिशन ऑफ चाइल्ड, अब जैसे फैमिली को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, फैमिली क्या होता है? अब जैसे सपोज़ ये मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं, ये मेरे फादर हैं और ये मैं हूँ। मैं अपने फादर की इकलौती बेटी हूँ। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मेरे फादर को दिया कि तुम आज से बिज़नेस सँभालोगे और तुम इस कुर्सी पे बैठोगे। आफ्टर माय ग्रैंडफ़ादर, मेरे फादर ने सब कुछ सँभाला। उसके बाद मेरे फादर ने क्या कहा, उसके बाद सॉरी मेरे फादर ने कहा कि अब तुमको मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, तुम धीरे-धीरे करके इसमें आओ, मेरे साथ आया करो, समझा करो किस तरह, क्योंकि मेरे बाद तुमको ही ये सब कुछ सँभालना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? फैमिली चेन हो गई कि भई ग्रैंडफ़ादर पहले ग्रेट ग्रैंडफ़ादर होंगे, उन्होंने ग्रैंडफ़ादर को दिया, ग्रैंडफ़ादर ने मेरे फादर को दिया, मेरे फादर ने मेरे को दिया और मैं दूँगी अपने बच्चों को। तो ये क्या हो गई? एक चेन हो गई जो कि एक फैमिली की चेन है। ये क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है। अब आगे ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस वेयर एडोलसेंट लेबर इज़ प्रोहिबिटेड कौन सी जगह पे है? सबसे पहले हज़ार्ड ऑक्यूपेशन, जो खतरनाक जगह हैं, वो खतरनाक वर्क है उन पे नहीं है, और जो नहीं भी है खतरनाक लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मना किया हुआ है तो वहाँ पे भी वो नहीं जा सकता। फिर रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एडोलसेंट लेबर साइलेंट प्रोविज़न, क्या-क्या रेगुलेशन है? सेक्शन 21 में आवर्स ऑफ पीरियड दे रखे हैं। क्या दे रखा है कि आवर्स ऑफ पीरियड्स में दे रखे हैं कि 6 आवर, 6 आवर तक वो काम करेगा मैक्सिमम। 1 आवर का उसमें रेस्ट इंक्लूड होगा। एक साथ तुम 3 घंटे से ज़्यादा उससे कार्य नहीं करा सकते हो। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक काम नहीं करा सकते हो। ओवर टाइमिंग भी उससे नहीं करा सकते हो। एक दिन में जो एडोलसेंट होगा, वो जो एडोलसेंट है हमारा, वो एक ही जगह काम कर सकता है, एक ही जगह। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने मान लिया, मैं सपोज़ मान लो ये एक बंदा है, ये ए कंपनी में जाता है, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, ये है बी कंपनी, ठीक है। अब मैं चेंज कर सॉरी दोबारा सुना देती हूँ। ये एक बंदा है जो कि ए कंपनी में जा रहा है, फिर दूसरी है बी कंपनी, उसमें 2 कंपनी है। ए कंपनी की जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 से लेके, सॉरी इसने पहले ही बोल रखा है 8 बजे तक, तो 8 से लेके 2 बजे तक हो गए 6 घंटे। गिन लो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 6 घंटे कंप्लीट हो गए जिसमें रेस्ट भी इंक्लूडेड है। 2 बजे तक इसने यहाँ कार्य किया, ठीक है। एक इस वाले बंदे ने, जिसका नाम मैंने मान लिया राम है, राम ने यहाँ पे काम किया 8 से 2, इसको डेली वेजेस मिलते हैं, 100 रुपये मिले। अब इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसने क्या सोचा कि चलो बी में भी मैं एक और शिफ्ट लगा लेता हूँ, तो बी में पहुँच गया। बी में पहुँचा ये 3 बजे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 4 घंटे का ये काम करा, मतलब हाफ डे काम किया, इसको मिले 50 रुपया। तो इस तरह से वो कार्य नहीं कर सकता है कि भैया कुछ टाइम इसमें कर गया, कुछ टाइम इसमें। इसके लिए सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि आप इस तरह से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए एम्प्लॉयर से बोला गया है कि आप कंप्लीटली देखना है आपको, और रेगुलेट करना है, और रजिस्टर मेंटेन करने हैं, और रिस्ट्रिक्शन कर लगानी है कि वो एक से ज़्यादा कंपनियों में कार्य नहीं कर सकता है। अब आ जाता है इसमें वीकली हॉलीडेज़। वीकली हॉलीडेज़ कौन-कौन से होंगे? वीकली हॉलीडेज़ जैसे हफ्ते में 1 बार देना पड़ेगा।
लेकिन कभी कभी काम की ज़्यादा होने पे अगर आप नहीं दे पा रहे तो 3 महीने में अल्टरनेटिव है, ये 3 महीने में एक बार तो उसको वीक हॉलीडे देना ही पड़ेगा। अब हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड इस सेक्शन में 26 के अंदर वो बोला गया है। अब 26 के अंदर ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं ना, इसके सेक्शन है, थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं सेक्शन लिखना भूल गई हूँ। तो 26 के अंदर ये बोला गया है हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड क्या है कि भाई क्लीन होना चाहिए वर्क प्लेस, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, रूरल के वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, और वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह का ठीक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये सारा का सारा इसमें बोला गया है। अब आ जाते हैं ऑब्लिगेशन, क्या क्या कर्तव्य है एम्प्लॉयज़ के। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी एडोलसेंट को अगर एम्प्लॉय जो है वो हायर करता है काम के लिए, तो उसके लिए उसकी हायरिंग वाली डेट से उसकी जॉइनिंग वाली डेट के बीच में जो ड्यूरेशन है उससे 30 दिन पहले उसको क्या करना होगा भाई, फ्रॉम द डेट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट की भाई 30 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा। नोटिस में क्या लिखना होगा उसको, नेम द सिचुएशन ऑफ स्टेबलाइजमेंट, नेम द पर्सन ऑफ कल्चर मैनेजमेंट, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, जो किसके अंदर आते हैं, अंडर 23 के अंदर आते हैं। फिर 26 में क्या बोला गया है कि मैंडेटरी है रजिस्टर को मेंटेन करना। वो मैंने एग्जांपल दे दिया कि कोई बंदा ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, मैंडेटरी है बंदे का पूरे डिटेल होना, क्योंकि इंस्पेक्टर भी आके इस चीज़ को चेक करता है कि तुम लिख रहे हो कि नहीं, उससे क्या काम करा रहे हो, वो डेली आ रहा है कि नहीं, वो वेजेस तुम दे रहे हो कि नहीं, धोखाधड़ी तुम तो नहीं कर रहे, या वो बच्चा तो नहीं धोखाधड़ी कर रहा है, एक के पे भी तुम्हारे साथ भी काम कर किसी दूसरे के साथ भी कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो इंस्पेक्टर भी चेक करते हैं। उसमें क्या लिखते हैं रजिस्टर में कि नेम और डेट ऑफ बर्थ होगा, आवर्स और पीरियड ऑफ वर्क होगा, वर्क नेम होगा, नेचर होगा, रेस्ट इंटरवल होगा। फिर डिस्प्ले भी होता है, नोटिस, नोटिस भी डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है नोटिस, पोर्ट पर होता है, स्टेबलाइजमेंट और ऑक्यूपायर्स पे होता है। और नोटिस जो होता है उसमें इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में तो तुम्हें लिखना ही है, साथ में लोकल लैंग्वेज में भी लिखना आवश्यक है। जहाँ पे भी है स्टेबलाइजर ना कि लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में तुम्हें लिखना है। अब प्रोविजन रिलेटिंग टू, ये जो चीज़ें मैंने बताई थी, ये आवर्स ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ वर्क, वीकली हॉलीडे, ये कुछ जगह पे अगर फैमिली से रिलेटेड वो ऑक्यूपेशन है तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब पूछ सकते हो कि फैमिली से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है तो वहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ क्यों है। अब सपोज इसमें भी एक कंडीशन है कि फैमिली का वर्क वो देख सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि उसकी स्कूलिंग वो लोग ख़राब ना कर रहे हो, उसकी नॉलेज वो लोग ख़राब ना कर रहे हो। इसमें कोई भी फैमिली मेम्बर सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने की प्रायोरिटी देता है, उसके बाद ही बिजनेस में आता है। रेयर केस होते हैं ऐसे जो लगाते हो। 13th में आया है पावर। पावर क्या क्या है भाई, किसको पावर दी गई, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करे। किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। वो फैक्ट्रीज और कंपनीज में आके इंस्पेक्शन करे, देखे कि रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं क्या नहीं, सारा कोई लेबर, चाइल्ड लेबर तो कार्य नहीं कर रहा है, एडोलसेंट को 1000 जगह पे नहीं भेज रहे, सारी चीज़ों को चेक करे। दूसरा आ जाता है ऑफेंस एंड पेनल्टी। ऑफेंस और पेनल्टी क्या है, ऑफेंस है अगर एम्प्लॉय एड एनी एडोलसेंट इन हजार, अगर किसी एम्प्लॉयर ने एडोलसेंट को किसी खतरनाक जगह पे काम करने के लिए भेजा है तो उसके लिए 3 मंथ का जेल जाना पड़ सकता है, या मैक्सिमम 1 साल, और फाइन लगेगा 10 से 20 हज़ार के बीच में, या दोनों ही लग सकते हैं। अगर फिर से वो इसी चीज़ को रिपीट करता है, जैसे रिपीट करता है तो 6 मंथ का है, और 2 से 2 साल तक इम्प्रिजमेंट है, फाइन 10,000, या दोनों ही लग सकते हैं। अगर वो फेल हो जाता है नोटिस टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को नोटिस शो कराने में फेल हो जाता है, रजिस्टर शो कराने में फेल हो जाता है, नोटिस को डिस्प्ले कराने में फेल हो जाता है, डॉक्यूमेंट शो कराने में फेल हो जाता है, किसी भी चीज़ में जिसको इंस्पेक्टर मांगे, तो उसके लिए फ़ाइन क्या होगा कि भाई उसके लिए सिंपल सा फ़ाइन है, 1 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा और 10,000 रुपये तक फाइन होगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि भाई 2016 में इस लॉ को इम्प्लीमेशन किए गए हैं, कुछ फाइन्स रूल्स वगैरह भी चेंज किए गए हैं, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो इसमें जो पॉइंट याद करने वाला है वो यही है, ये रूल चेंज नहीं हुआ है, बाकी ये दोनों रूल तो चेंज हो गए हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कभी वो घुमा के पूछना होता है तो वो
पुराना पूछ ले, अब जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाएँगे वो लॉ से पूछे जाएँगे, चाइल्ड लेबर लॉ 2016 एक्ट 2016 करके बोला जाएगा। लेकिन अगर वो पुराना करके पूछ रहा है कि चाइल्ड लेबर लॉ 1986 करके पूछ रहा है, तो उसमें पेनल्टीज़ वगैरह को ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा 2016 में जितना भी इम्प्लीमेशन हुआ है इसके अंदर वो मैं बताऊँगी, कुछ टाइम के बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स गाइस सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगर कुछ इम्प्लीमेशन की आवश्यकता है या कुछ और नया तुम लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ जिससे कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ, कुछ नया और बना के दूँ। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।